नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप सभी लोग देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आज हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रबंधकीय लेखांकन के उद्देश्य, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जब कभी भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कोई भी कंपनी अडॉप्ट करती है, किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया जाता है, तो उसके उद्देश्य क्या होते हैं? आखिर किन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए किसी भी कंपनी को या उसके प्रबंधकों को या उसके मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया जा रहा है या फिर कराया जा रहा है। इसको हम लोग समझेंगे विस्तार से। प्रबंधकीय लेखांकन व्यवसाय के उच्चतम विकास, उच्चतम लाभ एवं हानियों को कम से कम करने के लिए अति आवश्यक है। यानी अगर किसी भी कंपनी को उसके बिजनेस को बहुत आगे लेके जाना है, उच्चतम विकास चाहिए, यानी हायर डेवलपमेंट चाहिए, और उसको अच्छा लाभ चाहिए, उच्चतम लाभ चाहिए, प्रॉफिट भी हायर चाहिए, और उसे हानियां अपनी कम से कम करनी है, लॉस उसे अपनी कम कर देनी है एकदम, तो उसे क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये बात आपको समझनी है। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वह चयनात्मक है। कोई कंपनी अगर चाहे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अडॉप्ट करेगी, अगर ना चाहे तो नहीं करेगी, उस कंपनी के ऊपर है। प्रबंधकीय लेखांकन के माध्यम से ही व्यवसायों के जितने भी कार्य हैं वो सुगमता से हो पाते हैं तथा सभी तरह के व्यवसाय की सभी क्रियाओं का विश्लेषण हो पाता है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि प्रबंधकीय लेखांकन के ही माध्यम से कंपनी के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं, सेलिंग, परचेजिंग, सैलरी देना, ये तमाम तरह के कार्य, प्रोडक्शन होता है, तो इन सभी कार्यों का ठीक ठीक विश्लेषण हो पाता है। और जब क्या होता है, सभी कार्यों का ठीक ठीक अच्छी तरह से, सुगमता से, बहुत ही सहजता से विश्लेषण हो जाता है, तो कंपनी अच्छे मुकाम पर पहुंच सकती है, अच्छा निर्णय ले सकती है। प्रबंधकीय लेखांकन प्रबंध को पूर्वानुमान, नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण में सहायता प्रदान करती है। ये सहायता प्रदान करती है कौन? प्रबंधकीय लेखांकन। किसको? प्रबंध को, यानी मैनेजमेंट को, जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है उसको। क्योंकि मैनेजमेंट को ही तो सारे के सारे रूल्स फॉर्मुलेट करने हैं, पॉलिसीज बनानी है, कंट्रोलिंग करना है, तमाम तरह के कार्य मैनेजमेंट को ही तो करने हैं। अतः प्रबंधकीय लेखांकन के मुख्य उद्देश्य निम्न हो सकते हैं। तो प्रबंधकीय लेखांकन के कौन कौन से उद्देश्य निम्न हो सकते हैं उसको आप लोग समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। जिसमें पहला उद्देश्य है समन्वय का उद्देश्य, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। कंपनी क्या करती है? समन्वय बनाए रखती है। जो भी कंपनी के पास उत्पाद होते हैं, सारे के सारे उत्पादों में जो कंपनी यूज करती है प्रोडक्शन के समय, और उसके साथ साथ जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, उन सारे के सारे एम्प्लॉयज में भी समन्वय बना के चलती है। तो कंपनी तमाम तरह पे, विभिन्न स्टेप्स पे, विभिन्न चरणों पर अपने यहाँ पर समन्वय बना के चलती है, जिसके लिए कंपनी के पास जो भी डेटा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग से या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, उसको जो भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, टेक्निक होते हैं, उन सारे टेक्निक्स को अप्लाई करके वहाँ पर कंपनी क्या करती है? डेटा निकालती है, बजटिंग करती है, तमाम तरह के कार्य होते हैं जो कंपनी के क्रियाकलापों में, जो कंपनी के फंक्शन है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम करती है। आप लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ा होगा, तो मैनेजमेंट में आप लोगों ने समझा होगा कि जो कोऑर्डिनेशन है उसमें तमाम तरह के कार्य जुड़े होते हैं, तो आप उसको समझ के चलेंगे। यहाँ पर मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझा रहा हूँ, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बता दिया। आगे बात करते हैं। दूसरा है निर्णयन में सहायक, यानी
हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी कंपनी जब कभी भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अडॉप्ट करती है तो किस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग निर्णयन में यानी डिसीजन मेकिंग में सहायक हो सकता है, इस बात को समझना इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं और उन विकल्पों में से कंपनी किसी एक विकल्प का ही चयन करती है, उसका मैनेजमेंट केवल एक विकल्प का ही चयन करती है। उसी के हिसाब से आगे की सारी प्लानिंग हो पाती है और कंपनी अपने ग्रोथ को लेके आगे जा पाती है। जिसके लिए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वह तमाम तरह के टूल्स अप्लाई करके कैपिटल बजटिंग करती है, मार्जिनल कॉस्टिंग करती है, उसके बाद से तमाम तरह के विश्लेषण करती है, मूल्यांकन करती है, कंपनी के प्रोजेक्ट कैसे हैं, इन तमाम तरह की चीज़ों पर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वह एक क्लियर कट डेटा देता है किसको, मैनेजमेंट को, और वह मैनेजमेंट सही तरीके से डिसीजन ले पाती है। इस बात को समझना चाहिए। हम बात करते हैं दूसरे की, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। कोई भी कंपनी बहुत ही आसानी से कभी भी अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं कर पाती है। इसके लिए कंपनी तमाम तरह के टूल्स बनाती है, कंपनी पॉलिसीज बनाती है, कंपनी रूल्स बनाती है, और वे सारे के सारे पॉलिसीज, सारे के सारे रूल्स जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से होते हैं कि जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, वे सारे के सारे लोग कंपनी के लिए काम करें, बिजनेस के लिए कार्य करें। इसके लिए जो भी मैनेजमेंट होता है वह देखता है कि उसके पास जो भी एम्प्लॉयज हैं वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके लिए उनको बार बार इंसेंटिव देना, सैलरी में इंक्रीजमेंट कर देना, कोई एक्टिविटीज कर देना। तो ये कार्य कब होंगे, अगर मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके जो भी कंपनी की वर्तमान स्थिति है उसके बारे में सूचना देगा, तभी तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सही तरीके से कहाँ कहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको फिलअप करके आगे कंपनी जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको मोटिवेट कर पाएगी, मैनेजमेंट मोटिवेट कर पाएगी। संगठन में सहायक यानी हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग। कोई भी कंपनी किस तरीके से संगठन में सहायक हो सकती है, इसके लिए आपको ये समझना है कि कंपनी के पास विभिन्न स्टेप्स पर कार्य होते हैं, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। इन तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स पे अलग अलग कैटेगरी के कार्य होते हैं। उन सारे के सारे लेवल्स पर सबको अलग अलग अथॉरिटी दी जाती है। वे सारे के सारे लोग जो भी कंपनी में कार्य कर रहे होते हैं, तमाम तरह के एम्प्लॉयज, छोटे बड़े जितने मैनेजर्स होते हैं, उसी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। इसके लिए जो भी प्रबंधकीय लेखांकन है वह इस बात पर बल देती है कि किस तरीके से जो भी विभिन्न अधिकारी हैं, जो भी विभिन्न एम्प्लॉयज हैं, उनको जो भी डेटा दिया जाए वह डेटा जो है बजट के अकॉर्डिंग दिया जाए, कैपिटल बजटिंग किया जाए। किस तरीके से जो भी इन्वेस्टमेंट की गई है वह इन्वेस्टमेंट जो किया गया है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, और वे सारे के सारे लोग किस तरीके से कार्य कर रहे हैं कंपनी में, इस पर भी ध्यान देना कंपनी के जो भी संगठन हैं उसमें सहायता के लिए होते हैं। इसके बाद से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंपनी के द्वारा देखी जाती हैं कि जो भी अथॉरिटी दी गई है वह अथॉरिटी किस तरीके से लोगों के द्वारा अच्छी तरीके से निभाई जा रही है, जो भी उनको दिया गया है कार्य करने के लिए वह सही कार्य कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसकी बार बार चेकिंग भी होती है। तो क्या होता है, हमेशा कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन बना रहता है, संगठन बना रहता है। अगला समझते हैं हम लोग नियंत्रण में सहायक, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। जो भी सूचनाएं प्रबंध लेखांकन से प्राप्त होती हैं
उन सूचनाओं के आधार पर जो मैनेजर होता है उसको मालूम चल जाता है किस तरीके से कोई भी कंपनी जहां पर वह कार्यरत है, किस तरीके से वहाँ के एम्प्लॉयज कार्य कर रहे हैं, सारे के सारे कार्य किस तरीके से हो रहे हैं, प्रोडक्शन से लेकर के मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट जो भी मैंने बताया हुआ है, सेल्स के साथ साथ जो भी एम्प्लॉयज बेनिफिट है वो कैसे हो पा रहा है, इन सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी मैनेजर होते हैं वह कंट्रोलिंग पर भी ध्यान देते हैं। पॉलिसीज जो बनाई गई है उस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कंपनी का टर्नओवर कितना आ रहा है, कंपनी का लॉस कितना है, इन सारी की सारी चीज़ों का रेशियो में विश्लेषण करने के बाद से जो डेटा प्राप्त होता है, इसके बाद से जो भी कंपनी के मैनेजर होते हैं क्या करते हैं, कंट्रोलिंग अच्छी तरीके से कर पाते हैं। छठवां है नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। नॉर्मल सी बात है, जो भी डेटा प्राप्त होगा किसी भी कंपनी को, आसान भाषा में समझना ये है कि कैश बुक प्राप्त हो गया, परचेज बुक प्राप्त हो गया, प्रोडक्शन कितना किया कंपनी ने, जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा मिलता है आप लोग साफ साफ समझ सकते हैं। वहाँ से डेटा को लेकर के कंपनी क्या करती है, जो कंपनी के मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं कि देखते हैं कि कंपनी का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए हुआ है उस उद्देश्यों की पूर्ति की जा रही है कि नहीं की जा रही है। इसके लिए कंपनी के द्वारा देखा जाता है, बार बार इवैल्यूएशन किया जाता है और उसके बाद से प्लानिंग की जाती है अच्छी तरीके से। तो जो भी डेटा मैनेजमेंट अकाउंटेंट से मिलता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मिलती है, उसके द्वारा कोई भी कंपनी का जो अच्छा मैनेजर है, जो टॉप लेवल का मैनेजर है, वो क्या करता है, प्लानिंग करता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वही क्या करता है, कंपनी के लिए प्लानिंग फॉर्मुलेट करता है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ टाटा का या फिर विप्रो का या फिर रिलायंस का। तो यहाँ पे जो भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो भी चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर्स हैं, ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं, कंपनी के लिए एक प्लानिंग करके चलते हैं। तो इस प्लानिंग में भी इस तरीके से कंपनी को बेनिफिट मिलता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। आठवां है प्रबंधक को सूचना देना, यानी रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वह करती क्या है कि जो भी सूचनाएं होती हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, उन सारी की सारी सूचनाओं को, सारे के सारे इंफॉर्मेशन को अप टू डेट पहुंचाती रहती है किसके पास, मैनेजर के पास। इससे क्या होता है कि मैनेजर ऑन टाइम जब सूचना प्राप्त कर लेते हैं तो वे अच्छा निर्णय ले पाते हैं, प्लानिंग कर पाते हैं, कंट्रोलिंग कर पाते हैं, अच्छे तरीके से समन्वय कर पाते हैं। और आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है कि तब कंपनी का ग्रोथ बढ़िया से हो पाता है जब डेटा सही डेटा सही समय पर सही तरीके से पहुँचता है मैनेजमेंट के पास। किसके द्वारा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट के द्वारा। आठवां है कर प्रशासन में सहायक, यानी हेल्पफुल इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी को मालूम है कि जब उसे प्रॉफिट होगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, और जिस तरीके से कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट आता है उस पर टैक्स देना पड़ता है, उसी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हर साल फाइनेंस एक्ट में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करके टैक्स का नया स्लैब लेके आती रहती है, नई बातें करती रहती है। तो इससे ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो नियंत्रण है वह भी व्यवसाय पर कुछ ना कुछ बना रहता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर सही तरीके से होता है तो सूचनाएं अच्छी मिलती हैं, क्योंकि इसमें अच्छी तरीके से विश्लेषित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो सूचनाएं अच्छे तरीके से प्राप्त होंगी तो जो भी कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट है वह अच्छे तरीके से टैक्स प्लानिंग कर पाता है, टैक्स को बचा पाता है, तमाम तरह की इन्वेस्टमेंट ऑन टाइम कर पाता है कि कंपनी के अधिक से अधिक टैक्स बच पाए, कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाए
और कंपनी का ग्रोथ भी ऑन टाइम होता जाए। 9वां है वित्तीय सूचनाओं के निर्वचन में सहायक, यानी हेल्पफुल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस। जो भी प्रबंध लेखांकन है उसके द्वारा तमाम तरह के टूल्स को अपना करके जो भी सूचनाएं हैं, वित्तीय सूचनाएं हैं, जो कंपनी के पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन से प्राप्त होती हैं, उसका सही तरीके से मॉडिफिकेशन करके एक सिंपल टर्म्स में प्रेजेंट करना। जो भी कोई भी अकाउंटेंट, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, वो करता है और कंपनी को इससे बेहतर सुविधा प्राप्त होती है और कंपनी का ग्रोथ भी ऑन टाइम होता रहता है। अब 10वां यानी अंतिम है कानूनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायता करना। और जो कानूनी आवश्यकताएं होती हैं, जिस तरीके से देश में व्यवसायिक स्थिति बनी रहती है, तो तमाम तरह के लीगल फॉर्मेलिटीज को भी पूरे करने पड़ते हैं कंपनी के द्वारा, तो इसमें भी बहुत सहायता मिलती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। तो ये कुछ उद्देश्य थे जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को करते समय ध्यान में रखा जाता है, या फिर कोई भी कंपनी अपने यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चयन करती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करवाती है, तो वह ध्यान में रखती है। इन चीज़ों को ध्यान में रख करके और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो इन कुछ चीज़ों को मैंने बताया हुआ है। इन चीज़ों को ध्यान में रख करके कोई भी कंपनी क्या करती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अडॉप्ट करती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करवाती है। मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों के पास यदि कोई भी अगर क्वेश्चंस है तो उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हमारे पास जरूर भेजें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सारे क्वेश्चंस को हम लोग ऑन टाइम पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे, और धीरे धीरे जो भी यहाँ पर क्वेश्चन होंगे सबको हम लोग समझ लेंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।